बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी। बच्चे खुशी खुशी अपने स्कूल से लौटते हैं। एक बच्चा जिसका नाम आरव होता है वो अपने पापा से कहता है, पापा पापा कितने दिन हो गए नानी के घर गए। कल चलिए ना पापा, मुझे नानी को देखनी है। ठीक है बेटा, हम लोग कल जरूर चलेंगे। तुम लोग अपना सामान पैक कर लो। इतना कहकर मनोज वहां से चला जाता है। बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं। अगले ही दिन आरव और उसकी छोटी बहन पिंकी अपने पापा और मम्मी के साथ नानी के गांव के लिए निकल पड़ते हैं। आरव और पिंकी को देखकर उसकी नानी बहुत खुश हो जाती है। आरव, पिंकी, तुम दोनों तो काफी बड़े हो गए हो। आओ आओ, मेरे पास बैठो। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन आरव अपनी नानी से कहता है, नानी, मुझे आपके हाथ की आलू पूरी खानी है। क्या आप मेरे लिए आलू पूरी बना दीजिएगा? हाँ बेटा, ये भी कोई बोलने की बात है। तुम लोग बैठो, मैं अभी आलू पूरी बनाकर लाई। अरे नानी, इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रही हो? बेटा, लकड़ी खत्म हो गई है, जंगल जा रही हूँ। नानी आप रुको, मैं आता हूँ जंगल से लकड़ी लेकर। आप घर में बैठे रहो, मैं आता हूँ लेकर। इतना बोलकर आरव जंगल की ओर चल पड़ता है। तभी उसे एक ऋषि नजर आते हैं। ऋषि बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी दाढ़ी जमीन तक लंबी थी और आंखों में एक अद्भुत चमक थी। सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि उनके चारों ओर हवा में तितलियां उड़ रही थीं, जो कभी भी दूर नहीं जाती थीं। प्रणाम बाबा, मैं आरव हूँ। आपकी दाढ़ी कितनी बड़ी है, आपको अजीब नहीं लगता? साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली। आओ बेटा, मेरे पास बैठो। तुम मुझे ही ढूंढने इस जंगल में आए हो। वैसे तो मैं यहाँ लकड़ी लेने आया था, तभी मैंने आपको देखा। आप यहाँ तपस्या कर रहे थे। बेटा, तुम बहुत भोले हो। मेरा नाम ऋषि विश्वरूप है। मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा, मगर याद रखना, ये कोई साधारण वरदान नहीं है। आरव खुश हो जाता है। तभी ऋषि विश्वरूप उसके पहला वरदान देता है। बेटा, तुम्हारा पहला वरदान ये है कि तुम जिस किसी को भी उसकी आंखों में देखोगे, उससे सभी झूठ तुम्हें दिखाई देगा। ये झूठ तुम्हें उसके सिर के ऊपर दिखाई देगा। पर बाबा, इस वरदान से मुझे क्या फायदा होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटा, वरदान फायदे के लिए नहीं, अनुभव के लिए होते हैं। अब तुम अपने घर जाओ, अगला वरदान मैं तुम्हें कल दूंगा। आरव कुछ लकड़ियां लेकर घर वापस चला आता है और उस ऋषि की बात याद करके अपना वरदान आजमाने की कोशिश करता है। तभी आरव की नज़र उसके नाना नानी पे जाती है, जो कि आपस में बात कर रहे थे। सुलेखा, आज तो मैं पूरी तरह से थक गया हूँ। मैंने खेतों में बहुत सारा काम किया है। मैंने पौधों में पानी दिया और मार्केट से सब्जियाँ भी लाया। इस वजह से मेरे पैर भी बहुत दर्द कर रहे हैं। मेरे पैर दबा दो, थक गया हूँ बहुत। ठीक है जी, आप लेट जाइए, मैं पैर दबा देती हूँ। तभी आरव ने नाना की आंखों में ध्यान से देखा। आरव देखता है कि नाना के सिर के ऊपर कुछ बुलबुले हैं, जिसने उसे साफ साफ दिख रहा था। नाना बस खेत में जाकर खटिया पे सो रहे थे और उसने सब्जियां भी किसी और से ही मंगवाया था। आरव मुस्कुराते हुए नाना से कहता है, हाँ नानी, नाना से आज पूरी मेहनत की है। मैंने देखा है नानू ने कैसे पूरे पौधे को पानी दिया। अरे बेटा आरव, हमारे गांव के मैदान में बहुत बड़ा बंदर आया है। तुम जल्दी जाओ, देख लो कहीं वो चल ना जाए। क्या नानू, सच में? मैंने तो बड़ा बंदर आज तक नहीं देखा। मैं तो चला देखने। तभी वहां पे पिंकी आ जाती है। तभी उसकी नानी उससे कहती है, अरे पिंकी, तुम्हें सब्जी कैसी लगी? आज तो तुम्हारी फेवरेट पनीर की सब्जी बनी थी। हाँ दादी, सब्जी बहुत ही अच्छी बनी थी। मैंने तो पूरी सब्जी खाई, मजा आ गया। तभी आरव ने पिंकी की आंखों में देखा। आरव ने एक बुलबुले में देखा कि पिंकी ने बची हुई सब्जियां कुत्ते को दे रही थी। आरव मुस्कुराया और बाहर चला गया। तभी उसकी मुलाकात उसके बचपन की दोस्त अर्जुन से होती है। वो लोग बहुत छोटे थे तो एक साथ रहते, एक साथ खेलते थे। अरे आरव, कैसे हो तुम? बड़े दिन बाद मिले। और पिंकी कैसी है? हाँ, मैं तो मस्त हूँ भाई। पिंकी भी अच्छी है। वैसे अर्जुन, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे भाई, तुम्हें पता है क्या, मैंने पूरे क्लास में टॉप किया है। स्कूल में सब कोई मेरे से दोस्ती करना चाहता है। तभी आरव ने अर्जुन के सिर के ऊपर देखा। उसने बुलबुले में देखा अर्जुन क्लास में फेल हो गया है और मैडम उसे बहुत बुरी तरह डांट रही होती है। तभी अर्जुन के पिता वहां आते हैं। आज तो बहुत थक गया, कितना काम था ऑफिस में। तभी आरव देखता है कि अर्जुन के पिता तो बस ऑफिस में आराम कर रहे थे। आरव काफी उदास हो गया। उसे लगा दुनिया में हर कोई झूठ बोलता है।
ऐसे ही 1 सप्ताह बीत गए। आरव फिर से उस जंगल में जाता है जहाँ ऋषि बैठकर तपस्या करता था। प्रणाम बाबा। तभी ऋषि विश्वरूप ने अपनी आंखें खोली और आरव के चेहरे पे उदासी देखा। क्या हुआ बेटा? तुम चिंतित क्यों लग रहे हो? बाबा, इस वरदान से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं किसी से भी कुछ पूछूं तो वो ऐसा दिखाते हैं कि वो सच बोल रहे हैं, मगर हर एक बात झूठी होती है। ये वरदान आप वापस ले लीजिए। बेटा, जब तक मैं तुम्हें 3 वरदान न दे दूं, तब तक वापस नहीं ले सकता। तो क्या तुम अपना दूसरा वरदान लेने के लिए तैयार हो? हाँ बाबा, मैं तैयार हूँ। तभी ऋषि विश्वरूप उसके सिर पे हाथ रखते हैं और वरदान देते हैं। बेटा, तुम जिस किसी को भी छुओगे तो उसकी सारी इच्छा तुम्हें पता चलेगा। तुम दूसरों को अच्छे से समझ पाओगे और तुम उसकी मदद भी कर सकोगे। बाबा, ये वरदान तो मुझे काफ़ी मज़ेदार है। मैं अभी ही घर जाकर आजमाता हूँ। बाबा, मैं फिर आऊँगा आपके पास बाबा। इतना बोलकर आरव वहां से चला जाता है और घर पहुंचकर वो अपनी माँ के पास गया और उसका हाथ पकड़कर वरदान आजमाया। उसकी माँ के आंखों में आंसू आ जाता है। तभी वो आरव से कहता है, बेटा, क्या तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई अपना सपना भूल गई। मेरे पापा के पास उतने पैसे नहीं होते थे कि वो मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करा सकें। ये सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गया और वो अपने माँ को गले लगा लिया। कुछ देर बाद आरव अपने पिता को छूता है तो वो भी आरव से कहता है, बेटा, मेरा सपना था कि मैं बहुत बड़ा लेखक बनूं। मैंने बचपन से ही बहुत सारी किताबें पढ़ी, मगर भगवान को और ही कुछ मंजूर था। इतना बोलकर आरव के पिता वहां से चले जाते हैं। शाम के समय आरव मंदिर गया था। तभी उसकी नजर एक भिखारी पे पड़ती है। आरव ने कुछ पैसे उसके कटोरे में डाले और उसने उसका हाथ छुआ। तभी भिखारी आरव से कहता है, मैं मरना चाहता हूँ। अब ये दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा है भगवान, मुझे आप अपने पास बुला लो। दरअसल भिखारी को कैंसर होता है। उसके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। वो भीख मांगकर ही गुजारा करता था। तभी आरव उदास होकर घर वापस आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते। आरव ऋषि विश्वरूप से मिलने फिर से जंगल जाता है। आ गए बेटा? तो कैसा रहा तुम्हारा दूसरा वरदान? बाबा, इस वरदान ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। लोग अपने दिलों में बहुत कुछ छुपा कर रखता है। भीतर से उसका दिल टूटा हुआ रहता है, फिर भी अपने आप को खुश रखते हैं। हाँ बेटा, ऐसा ही होता है। तो तुम तीसरे वरदान के लिए तैयार हो? हाँ बाबा, मगर इस बार अच्छे वरदान देना। ऋषि विश्वरूप ने अपने हाथ आरव के सिर पे रखा और अपना तीसरा वरदान बोला। बेटा, तीसरा वरदान ये है कि तुम जिस किसी पेड़ को छुओगे वो पेड़ तुमसे बातें करेगा, तुम्हें अपना सुख दुख बताएगा, चाहे कोई भी पेड़ क्यों ना हो। आरव के चेहरे पे खुशी आ गई। अब वो पेड़ की भाषा समझ सकता था। वो खुशी खुशी घर लौटने लगा। रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई दिया। उसने अपना वरदान आजमाया। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, पेड़ में जान आ गई। पेड़ में आंख और मुंह दिखाई देने लगा। आरव, कैसे हो? मैं यहाँ 50 साल से हूँ। तुम्हारे पिता जब बहुत छोटे थे तो यहीं आकर खेलते थे। वो मेरी डाल में चढ़कर खेलते थे। मैं उससे बहुत प्यार करता था। क्या तुम भी अब अपने पिता की तरह मेरी डाल में चढ़कर खेलोगे आरव? मैं अकेला हो गया हूँ। मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता है अब। हाँ, क्यों नहीं। मैं और पिंकी रोज यहाँ आएंगे और तुम्हारे साथ खूब खेलेंगे। पेड़ खुश हो जाता है। आरव भी खुशी खुशी वहां से चला जाता है। अब से आरव रोज किसी न किसी पेड़ से बातें करता। पेड़ उसे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक बार आरव की नज़र बबूल के पेड़ पे पड़ी। उसने उसे छुआ। तभी उसे पेड़ की रोने की आवाज़ सुनाई दी। पेड़ फूट फूट कर रो रहा था। मुझे बचा लो कबीर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रोज कोई ना कोई आकर मेरी छाल उतार कर ले जाता, टहनी तोड़ता। मुझे बहुत दर्द होता है कबीर। तभी एक लड़का कुल्हाड़ी लेकर बबूल के पेड़ के पास आता है। यही है कबीर जो मेरी टहनी तोड़ता है, मुझे बचाओ इससे। तभी कबीर उसे रोकते हैं और समझाता है, पेड़ में भी जान होती है, उसे मत काटो। एक दिन उस गांव में चोरी होती है। सब गांव वाले इकट्ठा होते हैं। जब आरव को इस चोरी के बारे पता चलता है तो वो भी वहां पहुंचता है। अब आरव सबकी आंखों में देखता है और चोर को ढूंढने लगता है। तभी एक आदमी के सिर के ऊपर बुलबुले में चोरी करते हुए दिखाई पड़ता है। अंकल, आप इस आदमी का पॉकेट चेक करिए, आपके पैसे इसी ने चुराए हैं। तभी दुकानदार उस आदमी का पैकेट चेक करता है और उसकी जेब से 10,000 रुपए मिलते हैं। सभी गांव वाले आरव की तारीफ करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे आरव वरदानों से दुरुपयोग करने लगा। एक दिन आरव पिंकी से मजाक करता है। पिंकी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, मुझे पता चल गया है।
ये तुम कैसी बातें कर रहे हो आरव? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम सब जानते हो? आरव अब उदास रहने लगा। उसे हर व्यक्ति के झूठ दिखते, हर व्यक्ति की छिपी इच्छाएं पता चलती और पेड़ पौधों की पीड़ा सुनाई देती। वो चैन से सो भी नहीं पाता था। अंततः वो फिर से ऋषि विश्वरूप के पास गया। बाबा, मैं अब थक गया हूँ। अब आप ये सब वरदान वापस ले लो। मैं ठीक से सो नहीं पाता हूँ। पेड़ पौधे मुझे अपनी दुख बताता है। मैं सुन सुनकर थक गया हूँ। अब मुझे आज़ाद कर दीजिए इस वरदान से। तुमने इन 3 वरदानों से क्या क्या सीखा? मैंने सीखा कि कुछ सच्चाइयाँ जाननी नहीं चाहिए, कुछ इच्छाएं अनकही रहनी चाहिए और प्रकृति की पीड़ा सुनना भी एक भार है। ये तीनों वरदान तुम्हें 3 सबक सिखाने के लिए थे। पहला वरदान, झूठ देखना। इसने तुम्हें सिखाया कि छोटे छोटे झूठ मानवीय संबंधों का हिस्सा है। हर सच बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी झूठ दूसरों की भावनाओं की रक्षा के लिए होता है। दूसरा वरदान, इच्छा याद दिलाना। इसने तुम्हें दिखाया कि हर किसी के मन में एक अनकहा सपना होता है, पर कुछ सपने सिर्फ सपने ही रहने चाहिए। उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश हमेशा अच्छी नहीं होती। तीसरा वरदान, प्रकृति से बात करना। इसने तुम्हें सिखाया कि प्रकृति भी जीवित है, उसे भी दर्द होता है, पर केवल दर्द ही नहीं, प्रकृति में ज्ञान और इतिहास भी है। मैं वरदान वापस नहीं लूंगा, बल्कि उन्हें बदल दूंगा। पहला वरदान अब ऐसा होगा, तुम केवल तभी झूठ देख पाओगे जब कोई बड़ा झूठ बोलेगा जिससे किसी को नुकसान हो सकता हो। दूसरा वरदान, तुम केवल वही इच्छा जान पाओगे जो व्यक्ति खुद जानना चाहता हो। तीसरा वरदान, प्रकृति से तुम तभी बात कर पाओगे जब तुम उसकी मदद करना चाहो। आरव ने चैन की सांस ली। शुक्रिया बाबा। वरदान बदलने के बाद आरव का जीवन सामान्य हो गया। अब वो केवल जरूरी झूठ ही देख पाता। एक बार उसने एक दुकानदार को ग्राहक को ठगते देखा और उसे रोका। एक बार उसने एक पेड़ की मदद की जिसकी जड़ें सूख रही थी। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि शक्ति तभी अच्छी होती है जब उसका सही उपयोग किया जाए। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने से पहले आरव आखिरी बार ऋषि विश्वरूप से मिलने गया, पर ऋषि वहां नहीं थे। आरव ने ऋषि विश्वरूप को बहुत खोजा, पर वो कहीं नहीं मिला। गर्मी की छुट्टी खत्म होने के बाद आरव अपने परिवार के साथ अपने घर वापस लौट आता है और वरदान के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। आखिर ऋषि विश्वरूप कौन था और उसने सिर्फ आरव को ही वरदान के लिए क्यों चुना? क्या सच में आरव इस वरदान के साथ खुश रहेगा या आगे उसके साथ कुछ बुरा होगा? ऋषि विश्वरूप का क्या है रहस्य? जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। पार्ट 2 जल्द आ रहा। शीतल नाम की लड़की, जिसके शादी के कुछ महीने ही हुए थे। शीतल अपने कमरे में होती है, तभी वहां उसकी सास सुषमा आई। सुषमा के हाथों ने चाय थी। उसने चाय बहू को दे दिया और बोली, बहू, ये लो गर्मा गर्म चाय, इसे पी लो। और सभी लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं, आज तुम्हारी पसंद के पकवान बने हैं। ठीक है माँ, मैं बस थोड़ी देर में नीचे आती हूँ, आप जाइए, मैं आ रही हूँ। सास वहां से चली जाती है। शीतल के चेहरे पे थोड़ी उदासी थी। अरे यार, ये कमरा कितना ठंडा है, ऊपर से खिड़की भी टूटी हुई है। पता नहीं इतनी ठंड में विकास कैसे सोते होंगे। रात के समय शीतल डाइनिंग रूम में अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। अरे, ठंड तो और बढ़ते जा रही है। अच्छा है माँ ने मुझे कंबल पैक करके दे दिया था। चल शीतल, अब सोने अपने गरम गरम कंबल में। शीतल अपने सूटकेस खोलकर कंबल ढूंढ रही होती है। इतने में उसका सास वहां आ जाती है। अरे शीतल बेटा, इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक नहीं सोई हो, जल्दी सो जाओ बहू। इतना बोलकर सुषमा वहां से चली गई। शीतल ने सूटकेस में देखा, मगर उसे कहीं भी कंबल नजर नहीं आया। अरे, मेरा कंबल कहाँ चला गया? माँ ने तो मेरे बैग में डाले थे, फिर मिल क्यों नहीं रही? क्या हो गया? माँ को कॉल करूं? नहीं, अभी माँ सो रही होंगी। उसके बैग से उसे एक पतली सी चादर मिली। उसने वही पतली सी चादर में पूरी रात काटी। ठंड के कारण उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई और उसे सुबह तक बुखार आ गया। जब उसकी सास की नज़र शीतल पे पड़ी तो उसने कहा, अरे शीतल बहू, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे तो एकदम नीले पड़ गए हैं। माँ, मुझे रात को बहुत ठंड लग रही थी। मैंने अपने मायके से एक कंबल लाई थी, वो कहीं मिल नहीं रही। सासू माँ ने हंसते हुए कहा, अच्छा बहू, यहाँ तो ठंड रहती ही है, मुझे भी बहुत ठंड लगती है। मुझे तो आदत हो गई है ठंड के सोने की, तुम्हें भी कुछ दिन में हो जाएगी। इतना बोलकर सास वहां से चली गई। उसकी माँ ने ऊनी स्वेटर खरीदकर उसे दिया था। जैसे ही उसने बैग में देखा, ऊनी स्वेटर गायब थी। वो चौंक गई। आखिर ये क्या हो रहा है? कंबल भी गायब, स्वेटर भी गायब। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
तभी उसने अपने पति से पूछा, विकास, तुमने मेरा कहीं ऊनी स्वेटर देखा है क्या? मुझे मिल नहीं रही है। मैंने इसे बैग में ही रखा था, मगर अभी गायब है। नहीं, मैंने तो नहीं देखी है। याद करो, तुमने कहीं रखा होगा। शीतल को कुछ तो अजीब लगा, मगर वो चुप रही। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन शीतल की नज़र उसके ननद नीतू पे गई। उसने वही ऊनी स्वेटर पहनी हुई थी जो कि उसके मायके वाले ने दिया था। ये स्वेटर तो मेरी है, तुम्हें कहाँ से मिली? ये स्वेटर तो मेरी माँ ने खरीद के मुझे दी है। कल ही तो वो लाई है खरीद के। शाम को शीतल ने अपनी सास से पूछा, सासू माँ, मैंने अपनी स्वेटर नीतू के पास देखी है, क्या आपने उसे दिया है? हाँ बहू, मैंने ही नीतू को तुम्हारा स्वेटर दिया है। तुम्हें मैंने इस घर में जगह दिया है। अगर तुम्हारी कुछ चीजें तुम्हारी छोटी बहन के काम आ जाए तो क्या बुरा हुआ। माँ, आपकी बात मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एक बार आपको मेरे से पूछनी चाहिए थी ना। मैं कल से कितनी परेशान थी। तभी विकास बोल पड़ता है, अरे शीतल, अब जाने भी दो। क्या हो गया? एक स्वेटर ही तो थी। उस रात शीतल को समझ आ गया कि ये कोई गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया व्यवहार था। 1 हफ्ते बीत गया। शीतल अब भी बिना पर्याप्त कंबल के सो रही थी। उसने अपने मायके फोन किया तो माँ ने कहा, बेटी, तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अब तुम नई नई वहाँ गई हो तो हो सकता है तुम्हारा व्यवहार उसे ठीक ना लगा हो। धीरे धीरे तुम्हें सभी कोई पसंद करने लगेंगे और सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर माँ ने कॉल रख दिया। लेकिन शीतल का शरीर सहन नहीं कर पा रहा था। उसे खांसी और जुकाम हो गया था। जब उसने डॉक्टर के पास जाने की बात कही तो सासू माँ ने कहा, अरे बहू, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें घरेलू नुस्खे बता दूंगी तो तुम तुरंत ही ठीक हो जाएगी। दोपहर के समय जब वो घर में घूम रही थी तभी उसकी नज़र सास के कमरे में जाती है। सास के बेडरूम में ही हीटर लगा हुआ था और वो एक मोटे कंबल में सोई हुई थी। एक रात शीतल ने विकास से गंभीरता से बात की, विकास, मैं सचमुच बीमार पड़ रही हूँ। इस ठंड में बिना पर्याप्त कपड़ों के मैं नहीं रह सकती। कोई बात नहीं, और तुम चिंता मत करो। मैं घर लौटूंगा तो तुम्हारे लिए कंबल लाऊंगा, फिर तुम आराम से सो सकोगी। तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी, ठीक है? ये सुनकर शीतल के चेहरे पे खुशी हुई। अगले दिन भयंकर ठंड थी। पारा 0 से नीचे चला गया था। शीतल ने देखा कि विकास ने जो कंबल लाया था वो भी गायब थी। उसकी जगह एक और पतली चादर रखी हुई थी। शीतल का गुस्सा सीमा से बाहर हो गया। वो सीधे सासू माँ के कमरे में गई। माँ, मेरा कंबल कहाँ है? आपको तो पता है ना आज कितनी ठंड है, और अपने कंबल की जगह एक पतली सी चादर रखती है। इससे अच्छा तो आप वो भी नहीं रखती। बहू, नीतू को जुकाम हो गया है, इसलिए तुम्हारा कंबल मैंने उसे दे दिया। उसे ठीक होने दे, उसके बाद रख लेना तुम। और मैं क्या करूं? मैं भी तो इंसान हूँ। शीतल की आवाज कांप रही थी, गुस्से से या ठंड से, वो खुद नहीं जानती थी। अरे बहू, बस कुछ दिन की तो बात है, सहन कर लो। इतना बोलकर सुषमा अपने बेडरूम चली गई। उस रात शीतल ने फैसला किया कि वो इस स्थिति को और सहन नहीं करेगी। उसने अपने कपड़े पहने और रात के 2 बजे जब सब सो रहे थे वो बाहर बरामदे में चली गई। वहां बैठकर उसने अपने पिता को फोन किया। पापा, मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। आप मुझे यहाँ से ले चलिए। इस घर में सब लोग अजीब है, मेरा दुख नहीं देखते हैं और मुझे ठंड में सोना पड़ता है। मेरी सास मेरा कंबल और स्वेटर अपनी बेटी नीतू को दे देती है। बस बेटा, इतनी सी छोटी बात पे कोई घर छोड़ता है क्या? मैं विकास को बोल दूंगा, वो तुम्हारे बेडरूम में हीटर लगा दे और कंबल भी। बस घर आने की बात मत कर। लोग क्या सोचेंगे? तुम्हारे ससुराल वाले की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। पापा, अगर आप कल के कल नहीं आए तो आपको मेरी लाश मिलेगी, देख लेना आप। इतना बोलकर शीतल ने फोन रख दिया। उसकी आवाज सुनकर विकास वहां आया। शीतल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम मुझे छोड़कर जाने वाली हो, बस इतनी सी छोटी बात को लेकर? तुम्हारे लिए ये छोटी बात लग रही है विकास? मुझे ये सब करने पे तुम्हारे माँ ने मुझे मजबूर कर दिया है। शीतल के पिता और भाई 1 घंटे में आ गए। पूरा घर जाग गया। शीतल के पिता ने गुस्से में कहा, क्या यही तरीका है नई बहू का स्वागत करने का? उसे ठंड में मरने के लिए छोड़ देना? विकास, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने वादा किया था कि मेरी बेटी को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने दोगे। तभी शीतल की सास घबराते हुए कहती है, अरे भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस शीतल बहू को मजबूत कर रही थी इस ठंड से। आप उसे मजबूत बनाना चाहती हो या मारना? मैं मेरी बहन को लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। तभी उसका भाई उसका हाथ पकड़ लिया और अपने साथ ले जाने लगा। जैसे ही वो कुछ कदम चली वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। शीतल को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि वो हाइपोथर्मिया के कगार पर थी। अगर 1 रात और ऐसे रहती तो खतरा हो सकता था। तभी सास रोते हुए शीतल बहू से कहती है,
बहू, मुझे माफ़ कर दे, मैंने कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया। अब से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। उठ जा बस और मेरे साथ घर चल। कुछ दिन बाद शीतल ठीक हो गई। विकास ने उससे माफ़ी मांगी। मुझे मालूम था कि माँ गलत कर रही है, पर मैं चुप रहा। मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया तो माँ नाराज़ हो जाएगी। सासू माँ ने भी शीतल के सामने हाथ जोड़े। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने वही किया जो मेरे साथ किया गया था। मैंने सोचा कि यही सही है। आपको अपनी गलती समझ आ गई, यही बहुत है सासू माँ। मैंने आपको माफ़ किया। घर लौटने के बाद सब कुछ बदल गया। सासू माँ ने खुद शीतल के लिए एक नया कंबल खरीदा, उसके कमरे में हीटर लगवाया, खिड़की का शीशा बदलवाया। शीतल, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मेरी सास ने मुझे जो सिखाया वो गलत था। बहू को याद ना देना, उसका सम्मान ना करना, ये परंपरा नहीं, अत्याचार है। और अब हम एक नई परंपरा शुरू करेंगे, प्यार और सम्मान की परंपरा। एक दिन नीतू शीतल के पास पहुंची और बोली, भाभी, आपने इतना ठंड सहन कैसे किया? मैंने सहन नहीं किया नीतू, मैंने विरोध किया। और तुम्हें भी कभी किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तुम ससुराल जाओगी तो याद रखना, सम्मान मांगने का अधिकार तुम्हें भी है। रितु ने वो ऊनी शॉल वापस की जो शीतल की थी। अगर आपकी जगह मैं रहती तो मेरी तो बैंड बज जाती। मेरी माँ भी मुझे एक पतली सी रजाई दे देती थी और नहीं मुझे स्वेटर पहनने देती। इतना ही नहीं, मुझे बहुत ठंडे पानी में नहाने बोलती थी। फिर मैं बीमार जल्दी जल्दी होने लगी, तभी माँ अब वो सब काम नहीं बोलती। तब से मैं राहत की सांस ले रही हूँ। अब शीतल का घर पूरी तरह बदल चुका था। ठंड के दिनों में सब एक साथ बैठते, कंबल ओढ़ते, कहानियां सुनाते। शीतल ने सिखाया कि ठंड सिर्फ मौसम की नहीं, रिश्तों की भी होती है, और रिश्तों की ठंड को केवल प्यार और सम्मान से ही गर्म किया जा सकता है। और याद रखिए, जो कंबल प्यार से उड़ाया जाए वो सबसे गर्म होता है।